Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the part 2 of your midterm exam preparation of CS201 Introduction to Programming using C++. पार्ट 1 में हमने कुछ फाउंडेशन बिल्ड की थी और हमने 48 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड लेट्स यूज दैट फाउंडेशन टू एक्सटेंड टू कवर द एजेंडा एंड सिलेबस ऑफ पार्ट 2, जिसमें हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करें। क्विकली देखते हैं आज हमारा एजेंडा क्या होगा। विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शंस एंड विल कवर एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग, देन गो टू द पॉइंटर्स एंड सम मेमोरी मैनेजमेंट एंड एट द लास्ट विल कवर सम फाइल हैंडलिंग क्वेश्चंस। और उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू डाला है जहाँ जिसमें हम कुछ आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, जिसमें कुछ एरेज भी होंगी, कुछ पॉइंटर्स भी होंगे, कुछ फंक्शंस भी होंगे, लूप्स भी होंगे, स्विच एंड इफ की कंडीशंस भी होंगी और बाकी सारी चीजें हम डाल के देखेंगे कि हमें कितनी कुछ समझ आई है। और अगेन इट्स ए गुड रिवीजन फॉर ऑल दोस कॉन्सेप्ट जो कि हमने इन 2 वीडियोस में जो है वो कवर किया होगा। इसके बाद फिर पार्ट 3 होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 3 जिसमें अगेन हम इस फाउंडेशन को यूज करके सब्जेक्टिव को कवर करेंगे इंशाल्लाह। राइट, तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड आई एम रेडी एंड विलिंग टू किक स्टार्ट। लेट्स प्लीज डाइव इन। राइट जी, तो आज का हमारा जो सेक्शन है इस वीडियो पार्ट 2 का वो सेक्शन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ द होल सीरीज आर फ्रॉम दिस पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है हमारा। टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस वी यूज, यानी हमारे पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने इससे पहले देखा था कि हम एनालिटिकल अप्रोच यूज करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर और उसके बाद फिर उसको फिक्स करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं या उसको हल करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक बड़े प्रोग्राम को, यानी एक बड़े मसले को जो सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कुछ मॉड्यूल्स बना लेंगे और उन मॉड्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे कोई फंक्शन है। तो ये जो हमारे फंक्शन है ये हर एक फंक्शन कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो ये जो एक एक उस प्रॉब्लम का पीस होता है, आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हम ये समझ लेते हैं या कह सकते हैं कि हम एक एक स्मॉल पीस को एक एक फंक्शन की फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और ए प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स और फंक्शंस, सी ऑप्शन। Question number 50. Using the segment of the source code again by adding a new functionalities with a minor modification is known as. तो ऐसा सेगमेंट, ऐसा पीस ऑफ कोड कि हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं और यही फायदा होता है फंक्शन लिखने का, ताकि हम एक दफा चीज लिखी हुई उसको हम बार बार यूज करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं, एफर्ट भी बचा सकते हैं और री इन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है हमें। यानी हमने एक चीज लिख लिया तो बार बार हम उसको क्यों लिखें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन लिखेंगे ताकि एक बार लिख के उनको मल्टीपल टाइम हम यूज कर सके। तो एक बार लिखना, मल्टीपल टाइम यूज करना, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, और किससे हम अचीव कर सकते हैं कोड रीयूजेबिलिटी? थ्रू द यूज ऑफ फंक्शंस इन द प्रोग्रामिंग। 51. The data type mentioned before the function name represents its. यानी जब हम फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं तो उससे पहले, उसके नाम से पहले कोई डेटा टाइप हम लिखते हैं। ये जो डेटा टाइप हम लिखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अब ये माई फंक्शन तो ये हो गया नाम, अलबत्ता ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है ये इससे पहले लिखा हुआ है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन की रिटर्न टाइप है, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा जब ये पूरा अपना कोड या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेगा, तो एट द एंड हमें क्या रिटर्न करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वॉइड का केस ऐसा है जिसमें ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यानी हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि माई फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ हमने अचीव करना है वो हम कर लेंगे। लाइकवाइज एक और फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे, कैल एवरेज। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज, जो कि 2 नंबर ले रहा है पैरामीटर और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है क्योंकि शुरू में हमने INT लिखा हुआ है। सो फंक्शन के नेम से लेफ्ट साइड पे जो चीज लिखी होगी वो क्या कहलाएगी? फंक्शन रिटर्न टाइप। यानी ये फंक्शन जब चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, एट द एंड हमें क्या प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, यानी हमें क्या चीज वापस करेगा, देगा। क्या कुछ करेगा जैसे हमने इंटीजर कहा, और क्या कुछ भी नहीं करेगा, तो उस सूरत में हम क्या लिखते हैं? वॉइड। 52. Which of the following function calls is a call by reference function. अब हमने एक फंक्शन लिखा तो प्रोग्राम में उसको हम 2, 3, 4 दफा, जितनी दफा हमें जरूरत है हम उसको कॉल कर लेते हैं। अब ये कॉल 2 तरीकों से होता है, एक कॉल बाय वैल्यू होता है और एक कॉल बाय रेफरेंस होता है। अब हमें बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक कॉल बाय रेफरेंस है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इस रेफरेंस के लफ्ज को आपने ना एक चीज से याद रखना है, वो क्या?
एड्रेस। एड्रेस जब हम पास करते हैं किसी वेरिएबल का तो इसका मतलब ये है कि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, और जब हम रेफरेंस पास करते हैं तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन उस जगह चला जाता है क्योंकि उसके पास वेरिएबल का एड्रेस होता है और ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को वो चेंज, अपडेट, मॉडिफाई कर सकता है। ये सर्टेन सिचुएशंस में हमें जरूरत पड़ती है, आगे चल के हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर भी करेंगे और सब्जेक्टिव में डिटेल से देखेंगे। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को पास कर रहे हैं, फंक्शन को या आर्गुमेंट के तौर पे दे रहे हैं, तो अगर हम उसका एड्रेस देते हैं तो इसका मतलब होगा ये क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। एक इंटीजर नंबर हमने डिक्लेयर किया और हमने माई फंक्शन कॉल किया, यानी फंक्शन का नाम लिखा, और ये देखिए ये मैंने दिया उसका एड्रेस, किसका, नंबर का, जो हमने ऊपर वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया है। तो ये क्या होगी, कॉल बाय रेफरेंस, यानी हमें फंक्शन का एड्रेस पास करना होगा। उसके लेफ्ट साइड पे एड्रेस सिंबल जो है वो आप यूज करते हैं, ये एम्परसैंड, वो देना पड़ेगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। 53. What does the term function prototype means in C++? तो अभी हमने इससे पहले बात की है बेसिकली कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो उससे जो पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या कर रहा है, आपके फंक्शन का नाम क्या है, और उसके बाद आप अपने फंक्शन को कितने पैरामीटर्स पास करेंगे जब वो फंक्शन कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर जाके या अपने प्रोग्राम के अंदर जाके। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल ली है, ये देखिएगा एक हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है और आमतौर पर हम इसे मेन से पहले लिखते हैं। ये हमारी कन्वेंशन होती है कि हम इसको मेन से पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी है, अभी हमने कहा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा है और उसके बाद फंक्शन को हम एक इंटीजर पॉइंटर जो है वो पास करेंगे, यानी कोई एक एड्रेस देंगे किसी एक इंटीजर वेरिएबल का, राइट। तो ये हमने प्रोटोटाइप को लिखा बाहर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है वो हम लिखते हैं उससे पहले, और उसमें तीन चीजें होती हैं। एक, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, यानी वो क्या रिटर्न करेगा, एक उस फंक्शन का नाम, और तीसरी चीज उस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर हम पास करेंगे। देखिएगा ये इस फंक्शन का नाम एक, ये इसके रिटर्न टाइप 2, और ये पैरामीटर हम कितने पास कर रहे हैं और किस तरह के कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी थी, यही होती है फंक्शन के प्रोटोटाइप के अंदर। 54. द फंक्शन प्रोटोटाइप इज रिटन। तो अभी हमने क्विकली से पहले क्या बात की है कि आमतौर पर हम इसको मेन से बाहर लिख लेते हैं, यानी मेन से ऊपर, लेकिन असल में जरूरी यह है कि यहां हमने फंक्शन कॉल किया है इससे ऊपर कहीं ना कहीं कंपाइलर को यह प्रोटोटाइप चाहिए होती है। तो ये देखिए मेन के अंदर हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को और यहाँ नीचे कहीं बाहर जाके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ मेन से ऊपर हमने इसकी प्रोटोटाइप को लिख दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है असल में तो फंक्शन की कॉल से पहले कहीं पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस बिफोर द कॉल ऑफ द फंक्शन। 55. From the options given below, select the correct function call for the following function. हमें एक फंक्शन कॉल को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पे हमें दी हुई है। फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है, रिटर्न टाइप फ्लोट है, स्क्वायर उसका नाम है, और एक इंटीजर पॉइंटर हम उसको पास कर रहे हैं, यानी किसी एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर आपको पता है एड्रेस स्टोर करते हैं और आगे चल के हम थोड़ा सा इनको देखते भी हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इंटीजर पॉइंटर है यहाँ पे किसी एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा। ठीक है, और एड्रेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर। ये देखिएगा ये लिखा हुआ है एक एक्स, अगर हम ज्यूम करें कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो एक्स का हम एड्रेस पास कर रहे हैं, किसको, स्क्वायर के फंक्शन को। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मी। 56. Which of the following function call is the call by value for the following function? इससे पहले हमने बात की है कि दो तरह से फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस पे हमने कहा था कि हम एड्रेस पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं। ये देखिएगा फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है, हम कोई रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, वॉइड है, माय फंक्शन उसका नाम है, और तीन इंटीजर टाइप के जो है वेरिएबल्स या पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं फंक्शन को। तो कॉल बाय वैल्यू सिंपल क्या होता है कि आपने जो वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं फंक्शन को आप एज इट इज उनके नेम पास कर देते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने प्रोग्राम में तीन वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करिए हैं, num1, num2 एंड num3। ये तीनों हमने एज इट इज पास करने हैं, कोई ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो है, यहाँ पे ये इट शुड बी अ फंक्शन एन में से num1, num2 और num3 तीनों को हम एज इट इज पास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन के लिए कुछ और ऑपरेटर दिए हुए हैं, स्टैरिक्स या फिर एम्परसेंड, तो हम यूज नहीं करते किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू क्या है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर की है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा और सिंपल आपने वो वेरिएबल उसको पास कर दिए एज अ पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है।
57 in C++ a function can be either called value by reference। अभी हमने दोनों की बात भी कर ली है। दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है, ठीक है, विच इज मोर इफेक्टिव ऑफ दीस टू। हमें पता है कि कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम फंक्शन को भेज देते हैं और फंक्शन उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में हमने कहा था कि हम उसका एड्रेस पास कर देते हैं और फंक्शन जाके फिर क्या करता है, उस जगह चला जाता है जहां पे उसने जाके उसकी वैल्यू को अगर अपडेट करना हो तो वो कर सकता है। कॉल बाय वैल्यू में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फंक्शन एक एडिशनल कॉपी मेंटेन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉपी क्रिएट करने में, कॉपी हैंडल करने में थोड़ा सा डिले या प्रॉब्लम होती है। कॉल बाय रेफरेंस में चूंकि फंक्शन के पास एड्रेस होता है उस वेरिएबल का जो हम उसको पास कर रहे हैं, इसलिए इसको कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली उस मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। तो यूं कॉल बाय रेफरेंस जो है उसको ये एडिशनल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और कहा जाता है कि कॉल बाय रेफरेंस जो है इन दोनों में ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, बी ऑप्शन। 58. Which of the following correctly defines the function that takes two arguments or integer parameters and returns their sum? दो चीजें अहम है यहां से जो आपने नोट करनी है। एक तो ये फंक्शन दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर ले रहा है और एक कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्चुअली उनका सम, दोनों नंबर्स को ऐड करके कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ताहम आप ये देखिए इसमें भी रिटर्न नहीं है तो इसमें भी रिटर्न नहीं है, इसका मतलब ये इन दोनों को तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया यहीं से। अब देखते हैं रिटर्न जो है वो क्या कर रहा है, एक इंटीजर, सम भी इंटीजर होगा और उसके बाद इंटीजर रिटर्न करेगा। आप ध्यान से देखें तो ये सी में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन वॉइड, रिटर्न तो लिखा हुआ है लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए वॉइड लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है अगर वॉइड लिखा हो तो उसका मतलब ये फंक्शन तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जबकि उसको क्या करना चाहिए, एक इंटीजर रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम ऐड है तो दो पैरामीटर ले रहा है और ये रिटर्न भी लिखा हुआ है, ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। Alright, स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 7 जो कुछ एरेज और स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर है, राइट जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन का जो कि क्वेश्चन नंबर 59 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और ट्रू फॉर द एरेज। एरेज के बारे में कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट आप जेहन में लाइएगा क्विकली। उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, एरेज सेम डेटा टाइप हैंडल करते हैं। अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर होंगे, इसी तरह फ्लोट, डबल या फिर लॉन्ग, ये डिफरेंट टाइप्स हैंडल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। एरेज के बारे में जो दूसरी चीज आपने याद रखनी है, एरेज को डिक्लेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए कंटिग्युअस मेमोरी होना जरूरी है, यानी मेमोरी का कोई एक इकट्ठा ब्लॉक लिया गया, वहां सारी एरेज साथ साथ में डिक्लेयर होगी। एक कॉलोनी के अंदर एक गली में 10 घर इकट्ठे हैं, दिस इज एरे। ये नहीं हो सकता कि सारे रिलेटिव्स अलग अलग कहीं रहते हैं, कोई किसी गली में कोई एरे ऐसे डिक्लेयर नहीं हो सकती, राइट। और एरे का जो इंडेक्स है, यानी जहां से शुरू करते हैं हम उसको पॉइंट करना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये तीन बुनियादी चीजें जो आपने ज़हन में रखनी है। तो 1, 3 और 4, यहां से ये सी ऑप्शन में है, यहां से ये करेक्ट हुआ फिर 1, 3 एंड 4। 60 है, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर एलोकेटेड और ऑक्युपाइड बाय द फॉलोइंग एरे। कोई एरे डिक्लेयर की है, कैरेक्टर टाइप की है, आप उससे पहले टाइप बताते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, राइट। उसके बाद ग्रीटिंग्स, ये देखिए कोई एरे डिक्लेयर की गई है और इसका साइज नहीं दिया गया, अलबत्ता हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आगे किसी क्वेश्चन में इसको और डिटेल में भी देखते हैं। उसके बाद अगर आपने साइज नहीं दे रहा है तो फिर आपको इनिशियलाइजेशन देनी पड़ती है जो यहाँ पे दी हुई है। अब पूछा गया कि ये कितने बाइट्स मेमोरी लेगी, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप इसको स्टोर करते हैं वेलकम टू और स्पेस सी प्लस प्लस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये तकरीबन कुछ 15 बाइट्स मेमोरी स्टोर करती है, कंसिडरिंग एक एक कैरेक्टर एक एक बाइट ले रहा है। और हमें पता है कैरेक्टर एरे जब स्टोर होती है तो एंड पे क्या आता है, एक नल कैरेक्टर आता है, और नल पर कैरेक्टर कहां पे आएगा, तो 16वें इंडेक्स के ऊपर जाके नल कैरेक्टर हमारा स्टोर होगा, ठीक है। 15 हमारे कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। इसमें स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ये देखिएगा यहाँ पे भी मैंने स्पेस ली हुई है, ये देखिए स्पेस है, ये स्पेस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेस को इंक्लूड करें, उसको मिस ना करें। मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा आपको दिखा सकूं। तो यूं 16 बाइट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस एरे को डिक्लेयर करने के लिए। 61, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन दी स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये एरे अब मल्टी डायमेंशनल हो गई है, चूंकि एक नहीं है बल्कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो इनको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। और चूंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं इसलिए हम इसको कहेंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 स्पेस डी, 2 डायमेंशनल एरे है। देखिएगा मैंने इसको भी दिखाने की कोशिश की है।
आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा होता है ये होता है रोज के लिए, ठीक है। जो 4 रोज का मतलब ये है कि 0 से लेकर यहाँ पे ये देखिए 3 तक 4 रोज होगी, और 5 कॉलम्स का मतलब ये 0 से लेकर आपके 4 कॉलम्स, यानी इंक्लूडिंग 0 ये 5 कॉलम बने। सबसे पहले रो 0 स्टार्ट होगी, ये देखिएगा 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 1 और यहाँ से लेकर 0 ऑफ 4, और उसके बाद रो 1 स्टार्ट होगी 1 ऑफ 0 से लेकर 1 ऑफ 4 तक। और ये एक एक मैंने सेल आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से ये आप स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपने याद रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं, तो ये कितने बनेगी, 20 एलिमेंट्स की अरे बनेगी, या 20 आपको एलिमेंट्स चाहिए होंगे, इंटीजर टाइप की लोकेशन चाहिए होंगी इस एरे को स्टोर करने के लिए। 62. What is the correct way to initialize a character array in C++ with a specific string value? अब हमने कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू भी देनी है और ये नीचे गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन कौन सी सही है। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जी एक कैरेक्टर टाइप की str उसका नाम है और 10 हम उसका साइज दे रहे हैं और हेलो उसमें इनिशियलाइज करा रहे हैं। अब हेलो जो है वो 5 कैरेक्टर का है, इसका मतलब ये है कि छठे कैरेक्टर से ऑनवर्ड हमने नल डाल दिया। एक तो हमने बता दिया कि 10 कैरेक्टर की आप बनाओ, तो यहां से 10 कैरेक्टर की आप समझ लीजिए यूं करके फिजिकली बन जाएगी, और उसके बाद 5 में हेलो लिखा जाएगा और छठे से ऑनवर्ड फिर क्या होगा, सारे नल कैरेक्टर चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये दी हुई है कि उसी तरह str और उसके बाद फिर एक एक कैरेक्टर को अलग आप सिंगल कोट्स में दे रहे हैं, ये भी अलाउड होता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने 5 कैरेक्टर तो खुद दे दिए और छठा आप नल कैरेक्टर खुद से एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन में, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया कि आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, यानी सी स्टाइल स्ट्रिंग दे रहे हैं, और उसके बाद अब आपका साइज देखा जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ 5 कैरेक्टर है तो छठा इसके लिए जाएगा नल कैरेक्टर के लिए, तो असल में यहाँ 6 जो है वो साइज बनेगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब यह है कि एक कैरेक्टर अरे जो होती है वो हम यहाँ इन तीनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट मेड दिस क्वेश्चन डेलिबरेटली कि आपको एटलीस्ट कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर करना आना चाहिए, सारे जितने भी 3 तरीके अलाउड हैं। 63. Each array declaration must provide the information about all these except. इसका मतलब यह है कि कोई एक चीज है जो हमें नहीं चाहिए, कब, जब हम array डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, बाकी 3 चाहिए। देखिए, array को डिक्लेयर जब हम करते हैं तो हमें 3 इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं। एक, इस array का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मार्क्स की array डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे किस टाइप का डेटा हैंडल करेगी, ये वाली अरे क्या कैरेक्टर हैंडल करेगी, इंटीजर हैंडल करेगी, फ्लोट हैंडल करेगी, क्या डेटा टाइप हैंडल करेगी। थर्ड, हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, या तो हम बताएं खुद से उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के कि 5 4 6, या फिर उसको इनिशियलाइज करें ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि कितने एलिमेंट्स इन्होंने इनिशियलाइज किए हैं ताकि अरे का साइज एक्चुअल क्या बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने नाम भी दे दिया, हमने उसकी दे दी टाइप भी दे दी, और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दे दिए कि ये तीनों चाहिए। अलबत्ता हमें पहली लोकेशन का एड्रेस नहीं देने की ज़रूरत होती, कंपाइलर खुद ही उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, मैनेज कर सकता है। 64 int num3 4, इसमें कहा गया कि रोज कितनी और कॉलम कितनी है। तो अभी हमने देखा कि पहले जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, रोज के लिए, और जो दूसरी यहाँ पे वैल्यू होगी वो किसके लिए, कॉलम के लिए होगी। ठीक है, सो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल अरे है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले बात की है 2 डायमेंशनल अरे है, राइट। ये देखिएगा कि यहाँ पे नम ऑफ 0 1 और 2 और 3, और इसी तरह फिर यहाँ पे रोज की बात करें कि नम ऑफ 0, नम ऑफ 1 और नम ऑफ 2, ये 3 जो है वो उसकी रोज बनती हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फिर इनके अंदर जो वैल्यूज बनेगी, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जिसका इंडेक्स बनेगा वो फिर कैसे आप यूज कर सकते हैं। 65 in 2-dimensional array, 2D array कोई वो यूज डैश 4 लूप्स, यानी कितने लूप हम यूज करेंगे जी अरे को पॉपुलेट करने के लिए, उसका यानी इंडेक्स यूज करके उसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। तो हमने अभी डिटेल में देखा है कि एक हम पहले रो लेते हैं, ये देखिएगा 0 से लेकर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे अलबत्ता अगर आप देखें तो ये रो नंबर सेम है। इसी तरह अगले बार फिर रो नंबर 1 होगा, वो सब में रो नंबर 1 ही रहेगा, जबकि क्या है, कॉलम का नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ये है एक लूप आएगा जो कि क्या चलेगा, रो के ऊपर, और एक लूप उसके अंदर आएगा जो क्या चलेगा भला, कॉलम्स के ऊपर।
ठीक है, कॉलम्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमें असल में दो लूप चाहिए। ये जो बाहर वाला लूप है ये किसके लिए होगा, रो के लिए होगा, और जो जे वाला अंदर वाला लूप होगा ये किसके लिए होगा, कॉलम के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप राइट वाली डिपिक्शन देखें तो आपको पता चल रहा है कि एक रो हम ले लेते हैं, फिर एक एक कॉलम के अंदर हम जाते हैं, तो असल में ये कॉलम वाला पूरा पहले लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद जब ये 4 पे चला जाता है तो फिर हम वापस जाते हैं और फिर हम अगली A1 लेके आते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी रो सेकंड बनती है। और इस तरह पूरी रो हम ये चलाते हैं और फिर बाहर जाके नई रो के लिए बाहर वाला एक जो लूप है उसको इटरेट करके फिर वापस आते हैं, और उसके बाद फिर इनर लूप जो पूरा चलाते हैं। सो यूं 2D के लिए हमें या 2 डायमेंशनल एरे को पॉपुलेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हमें दो फॉर लूप्स जो है वो दरकार होते हैं। 66. For each array, the size of array should be one more than the number of elements in the array. यानी कौन सी एरे है जिसमें हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं उनसे एक ज्यादा, ये असल में उस एरे का साइज बनता है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जब कैरेक्टर एरे हम स्टोर करते हैं तो जितने हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हम उनसे एक ज्यादा लेते हैं। इसलिए एक ज्यादा लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, एंड पे जाके नल कैरेक्टर को एंटरटेन करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और ये स्पेसिफिक किसके लिए, कैरेक्टर एरे के लिए, इंटीजर के लिए या फ्लोट, लॉन्ग वगैरह स्ट्रिंग किसी और के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्या, कैरेक्टर एरे के लिए। ठीक है, हेलो की एग्जांपल यहाँ पे दी है और आप इसको पास करके देख सकते हैं किस तरह से जो एक एक एलिमेंट को स्टोर किया गया और एट द एंड जो है वो फिर नल कैरेक्टर को भी एंटरटेन किया गया। नल कैरेक्टर ये बताता है कि यहाँ पे एरे खत्म हो गई है। ठीक है, कैरेक्टर एरे यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। सो दिस इज द साइन ऑफ टर्मिनेशन, यहाँ पर क्लोजर। तो कैरेक्टर एरे जिसमें एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट से एक ज्यादा हम लेते हैं। 67. When array is passed to a function, it is passed by. तो दो चीजें आपने यहां से क्विकली याद रखनी है। एक तो ये कि जब भी हम एरे को पास करेंगे, पूरी एरे को किसी फंक्शन को, तो ये हमेशा पास्ड बाय रेफरेंस होती है। हम पहली लोकेशन का, एरे के पहली इंडेक्स की जो लोकेशन होती है उसका एड्रेस पास करते हैं अपने फंक्शन को। दरअसल आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए। अलबत्ता एक चीज मैं यहां और बता दूं, अगर हम किसी एरे के किसी खास या मखसूस इंडेक्स को अलग से अकेले उसको किसी फंक्शन को पास करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे एरे ऑफ 2 दिया हुआ है, एक खास इंडेक्स है, पूरी एरे पास नहीं हुई हुई, तो इसको हम पास करते हैं पास्ड बाय वैल्यू। ये आपने डिफरेंशिएशन जरूर याद रखनी है। पूरी एरे कैसे जाएगी, बाय रेफरेंस। कोई एक खास इंडेक्स कैसे जाएगा, बाय वैल्यू। 68. What will be the correct syntax to initialize all elements of two-dimensional array matrix? अभी हमने देखा था कुछ तरीका एक्सेस करने का, अब हमने 2D या 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना है। तो देखिए दो चीजें होती हैं ना इनिशियलाइज करने के लिए हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एक ये है कि एक तो रो होती है और एक कॉलम होता है। तो रो के लिए हमने एक करली ब्रैकेट्स में 0 डालनी है और कॉलम के लिए एक और करली ब्रैकेट्स में 0 डालनी है। तो बी जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगी। 69. What will be the output of the following code? ये देखिएगा एक स्ट्रिंग टाइप की एरे, ग्रेड हमने डिक्लेयर किया, आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको कैरेक्टर ही समझ लीजिए, इसी स्टाइल जो है वो होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो है, असल में तो ये होना चाहिए ए और उसके बाद फिर बी और उसके बाद फिर सी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसे रीड कर लीजिए। एनीवेज, अब मेरी टाइपोज होती हैं, माजरत जरा थोड़ा सा उनको इग्नोर किया करें। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्रेड ऑफ 2 को एक्सेस कर लिया और उसमें क्या कर दिया, उसको एफ पास कर दिया, यानी इस सी को हमने अपडेट कर दिया है एफ से। बस आप अपने ये याद रखना है। और उसके बाद इसी को हम दोबारा प्रिंट कर रहे हैं 2 को एक्सेस करके। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा, एफ ही प्रिंट होना चाहिए। इसको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं मजीद डिटेल में, तो आप देखिए पहली बार ए, बी और सी हमने ये ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को पास कर लिया, बिल्कुल ऊपर जैसे हमने देखा भी है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये इस स्टेटमेंट को यहां देखिएगा, जहां पे सी था ग्रेड ऑफ 2, उसको हमने एक्सेस किया ग्रेड ऑफ 2 को, ये देखिएगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ 2 को हमने एक्सेस किया और इसको एक्सेस करके यहां क्या कर दिया, एफ पास कर दिया। ठीक है, यहां पे सिंगल कोट्स यहां पे भी एफ पास कर दिया है। तो अब ये अपडेट हो गई है और ग्रेड 2 को जब हम दोबारा करेंगे एक्सेस तो प्रिंट करेंगे तो यकीनन क्या प्रिंट होगा, एफ। क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following functions return the size of the string variable? ठीक है जी, अब एक स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो हमें साइज बताना है कि स्ट्रिंग का साइज क्या होता है। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें से पूछा गया कौन सा फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग का साइज बताएगा। तो चूंकि साइज बताना है तो रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन 5, 6, 10 कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। strlen स्ट्रिंग लेंथ ये फंक्शन है और उसको हम कोई जो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसको आप कैरेक्टर पॉइंटर भी कह लेते हैं, तो ये कैरेक्टर पॉइंटर ये स्ट्रिंग जब हम पास करते हैं तो ये फंक्शन जो है उसकी लेंथ जो है वो हमें दे देगा। तो ये strlen सी ऑप्शन है यहां से।
71. Which of the following functions will return true for alphabet A to Z for small and capital letters? Other than the alphabets, it will return false. यानी कोई एक फंक्शन है जिसको हम चाहे तो स्मॉल A to Z या कैपिटल लेटर्स दे दें तो वो रिटर्न करता है ट्रू, और अगर हम उसको नॉन अल्फाबेट दे यानी न्यूमेरिक वैल्यू दे तो वो क्या करेगा, फॉल्स करेगा रिटर्न, राइट। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। क्विकली जरा मैंने टेबल डाल दिया आपकी आसानी की खातिर इसको सिंप्लीफाई करके। असल में तो ये हमारा जो ये फंक्शन जिसकी बात हो रही है ये क्या है, इज अल्फा। इज अल्फा जो है वो चेक करता है कि अगर लेटर्स हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अदरवाइज फिर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है जी। सो ये है जी इज अल्फा का फंक्शन। ठीक है, और बाकी भी आप दे सकते हैं। इस डिजिट है वो यकीनन क्या कर रहा है, डिजिट को देखता है कि डिजिट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और इसको देंगे अगर अल्फाबेटिक तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो एक समरी भी आपको मिल गई है ये कौन से फंक्शन है, राइट। ओके जी, सेक्शन 8 है कुछ पॉइंटर्स और कुछ मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्विकली जरा उनको भी रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाउ मेनी बाइट्स विल एन इंटीजर टाइप पॉइंटर PTR जंप इन द मेमोरी इफ द स्टेटमेंट बिलो इज एग्जीक्यूटेड। हमें पता है कि पॉइंटर क्या करते हैं, किसी और ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो लेते हैं। अलबत्ता कुछ पॉइंटर की अरिथमेटिक भी है, और उसमें अगर हम देखें तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि PTR इज इक्वल टू PTR प्लस 2। अब एक चीज जो हमें ये याद रखने की जरूरत है, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को, और इंटीजर कितने का बाइट का होता है, 4 बाइट्स का। इसका मतलब ये है कि ये जब हम 2 पॉइंटर को और आगे मूव करेंगे तो ये पहले 4 मूव करेगा फिर 4 मूव करेगा, और असल में ये कितना मूव करेगा, 8। इसको जरा क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि जी पॉइंटर कितना मूव करता है कि जितना जिस डेटा टाइप को वो हैंडल कर रहा है उसके साइज के लिहाज से, और हमने 2 मूव किया है, 2 लोकेशंस मूव की हैं, और एक लोकेशन इंटीजर की कितने की होती है, 4 बाइट्स की। तो असल में तो ये पॉइंटर जो है वो 8 बाइट्स जो है वो मेमोरी में आगे मूव होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर। ठीक है जी, पॉइंटर ने किसी एक वेरिएबल को पॉइंट किया हुआ, यानी इसको, और इस वेरिएबल की कोई एक वैल्यू भी है। तो अगर ये पॉइंटर डायरेक्टली इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहे तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम जी, स्टैटिक साइन। ठीक है, स्टैटिक सिंबल, ए ऑप्शन। 74. What does the static IPTR mean? अभी जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि static IPTR या किसी पॉइंटर के जो लेफ्ट साइड पे static लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंटर असल में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको निकाल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीरेफरेंसिंग। यानी पॉइंटर के साथ जब स्टैटिक आ जाएगा लेफ्ट साइड पे तो ये क्या होगा, डी रेफरेंस पॉइंटर, और ये प्रोसेस कहलाता है डी रेफरेंसिंग। मतलब आप पॉइंटर, अगर आप किसी वेरिएबल को VAL को पॉइंट कर रहे हो तो जब हम स्टैटिक कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू आप दे दो जो वेरिएबल की है, जिस वेरिएबल को आप पॉइंट कर रहे हो उसकी वैल्यू वो हमें निकाल के दे दो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें 10 रिटर्न करेगा। सो एक्चुअली स्टैटिक मतलब द वैल्यू जो पॉइंटर पॉइंट करता है, यानी पॉइंटर पॉइंट करता है वेरिएबल को और वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो स्टैटिक का मतलब यह है कि पॉइंटर डायरेक्टली वैल्यू को हमें दे देगा, रिटर्न कर देगा। 75. There is a pointer variable named PTR of type float. Which type of the variable address can this pointer store? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई एक float टाइप का पॉइंटर है, यकीनन उसने अगर किसी और को पॉइंट करना है तो वो भी क्या होगा, float टाइप का ही वेरिएबल होना चाहिए, या float टाइप के डेटा टाइप के लिए आपने एक float टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना है, सेम लाइक फॉर द इंटीजर एंड द रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स। 76. Suppose that an integer type pointer contains the memory address, ये कोई एड्रेस दिया हुआ है, what will be the new memory address if we increment the pointer by 1? हमने कोई इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया हुआ है और हम उसको एक मूव कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले क्या कहा था भला, कि पॉइंटर अगर किसी इंटीजर को पॉइंट करता है और एक इंटीजर डेटा टाइप मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 4 बाइट्स हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, 4। तो इसका मतलब यह है कि ये मेमोरी लोकेशन तकरीबन 4 हम आगे चले जाएंगे, राइट, या 4 लोकेशन हमने छोड़नी पड़ेंगी। तो इसको आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप ये हेक्साडेसिमल की 4 और बाइट्स ऐड करेंगे तो नया एड्रेस जो बनता है वो बनता है 24। ठीक है, डी ऑप्शन। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, मे बी आपको हेल्प करे जब आप थोड़ा बहुत पॉइंटर्स की जो मूवमेंट या अरिथमेटिक या इस तरह की मेमोरी मैनेजमेंट देख रहे हो। 77 है, in the case of a pointer to a pointer, the first pointer contains the address of the second pointer, which contains the address of the variable that contains the value। थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, हो क्या रहा है, एक हमारा पॉइंटर है जो किसी और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, ये देखिएगा, ये पॉइंटर किसी और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जबकि जो दूसरा पॉइंटर है ये किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंटर है,
और वेरिएबल के पास क्या होती है, बेसिकली वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखिए दूसरा पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और वेरिएबल की क्या है, वैल्यू है। तो असल में अगर हम पॉइंटर 1 से वेरिएबल तक जाएं तो हमें क्या लग रहा है कि 1 और ये 2, तो हमने यहाँ पे डबल रेफरेंस किया हुआ। अगर हमें पॉइंटर 1 को यूज करते हुए इस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है तो हमें यहाँ पे डबल डी रेफरेंस करना पड़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन। 78, इंटीजर a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200। अब हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर p डिक्लेयर कर दिया और उसको कहा कि आप a को पॉइंट कर लो, और a q डिक्लेयर किया, उसको हमने कहा आप b को पॉइंट कर लो। यहां इस स्टेटमेंट में सारा मैजिक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो q के पास एड्रेस है, Q खाली आया हुआ है, स्टैटिक नहीं है, तो Q के पास जो एड्रेस है वो एड्रेस कहां पे हम डाल रहे हैं, P के अंदर। Q किसको पॉइंट कर रहा था भला, B को। इसका मतलब यह है कि जो B का एड्रेस है वो अब किसके अंदर चला गया, P के अंदर। और P पहले किसको पॉइंट कर रहा था भला, A को। अब P किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, B को, क्योंकि P के अंदर Q की वैल्यू आ गई और Q किसको पॉइंट कर रहा था, B को। तो Q ने अपना एड्रेस B का एक्चुअली इसको दे दिया P को, तो P ने अब जो है A को छोड़ के B को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई जस्ट वांट यू टू कि आप इनको थोड़ा सा एनालाइज किया करें, फोकस किया करें और अपनी साइड पे इसको ड्राई रन भी करके देखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि P ने अब B को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमने यहाँ लिखी हुई है। 79, what will be the correct syntax for the declaration of the following statement? अब स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा। PTR इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है सिंगल कोट्स में, थोड़ा सा आप उसको एम्फेसाइज कर सके, टू एन इंटीजर। इंटीजर तो एक नॉर्मल है, लेकिन ये जो पॉइंटर है ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि पॉइंटर क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। और कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब ये होता है कि जब कांस्टेंट पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट करना शुरू करता है तो ये फिर उससे हट नहीं सकता, उससे चेंज नहीं हम कर सकते। वो कांस्टेंट पॉइंटर है, उसने एक ही वेरिएबल को पॉइंट करना है। अलबत्ता जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू अगर पहले 10 थी तो 20 हो सकती है, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएबल हमेशा वो वही पॉइंट करता रहेगा। ये देखिएगा, हमने उसको कहा कि एक नम डिक्लेयर करो और पीटीआर आप नम को पॉइंट करो, तो पीटीआर ने हमेशा इस नम को ही पॉइंट करना है। उसकी वजह कि पीटीआर क्या है, एक कांस्टेंट पॉइंटर है। इसकी सिंटैक्स क्या बनेगी, ये देखिएगा। सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया इंटीजर पॉइंटर, और उसके बाद चूंकि पॉइंटर कांस्टेंट है तो इसलिए आपने पॉइंटर के शुरू में लिख दिया CONST का कीवर्ड। ठीक है, और पीटीआर उसका नाम है, तो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ये तरीका है कांस्टेंट पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। ऑलराइट जी, हमारा लास्ट सेक्शन है फाइल हैंडलिंग का, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट पार्ट है मिड टर्म के एग्जाम के लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फाइल हैंडलिंग। यानी फाइल हैंडलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, किसके लिए, रीड करने के लिए, या उसके ऊपर कुछ हमने राइट करना होता है। और उसके बाद फिर फाइल को रीड करते हैं, क्योंकि जो हमने फाइल ओपन किया है दो ही मकसद है ना, या रीड करना है या फिर राइट करना है। और उसके बाद फिर फाइल को जब हम ये रीड राइट का ऑपरेशन हम कर लेते हैं या कर चुकते हैं तो फिर हम अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स जो कि हम फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं, या हमारे ये क्या है, बेसिक स्टेप्स होते हैं। 81, we use dash to open the file or stream for insertion। तो जो हमारे पास फाइल या स्ट्रीम इंसर्शन का मोड होता है वो फाइल ओपन करने के लिए वो हमारा क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, बी होता है। 82, suppose we have a file with the name myfile.txt, what will be the correct syntax for opening the file। अब हमारे पास कोई एक फाइल गिवन है myfile.txt। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ओपन, और उसके लिए हमें करेक्ट सिंटैक्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्विकली पता होना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले इस फाइल को ओपन करने के लिए IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसके जरिए से फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। और चूंकि सिर्फ हमने फाइल ओपन करना है तो इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ फिर IOS उसको इन के साथ हम यूज कर सकते हैं। असल में ये डबल कॉलन है। अगेन वन मोर टाइम माई टाइपोस के लिए माजरत। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या किया है, IF स्ट्रीम का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है IFS, और उसको हमने यूज करके ओपन जो है ये फाइल का फंक्शन या मेथड वो यूज किया है, और ये हमारी फाइल का नाम है जिसको हमने ओपन करना है। और ये चूंकि फाइल हमने ओपन करनी है सिर्फ रीड करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हमें कहा गया एक्सप्लिसिटली, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसको हमने सिर्फ ओपन करना है रीडिंग के लिए, तो इसलिए हमने iOS यहाँ पे कॉलन इन मोड जो है वो यूज किया है। जैसे हमने इससे पहले भी बात की है कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन के लिए इन यूज होगा, तो ये राइट जो मेथड होगा या जो सिंटैक्स होगा वो हमारा क्या होगा, ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन।
83 गिवन दी फॉलोइंग लाइन ऑफ द कोड इन C++ माई फाइल, और उसके बाद ये कुछ है आपको ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद C1 और उसके बाद फिर C2 एंड C3, इस तरह से ऑनवर्ड आगे हो सकते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म, पूछा गया कि ये कौन सा ऑपरेशन है जो यहाँ परफॉर्म हो रहा है। इन सिंबल्स को आप क्या कहते हैं भला, ये क्या है, एक्सट्रैक्शन है। तो असल में तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये 3 कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपनी इस इनपुट फाइल या आई फाइल स्ट्रीम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे माई फाइल के तौर पे यूज किया है लेफ्ट साइड पे। इसको मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आई एफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है माई फाइल, यही हमने यूज किया हुआ है। इसके बाद इसको हम यूज करके फाइल को ओपन करते हैं। हम रिज्यूम करते हैं हमारी फाइल माई फाइल डॉट txt, जिसको हमने ओपन किया हुआ, ये हमने ओपन कर लिया। उसके बाद अब हमने इसको रीड करना शुरू किया हुआ, तो ये देखिए वही हमारा ऑब्जेक्ट है जो ये रीड कर रहा है माई फाइल का, जो कि आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और ये 3 कैरेक्टर जो है वो रीड कर रहा है C1 C2 और C3। और जब हम जितने रीड करने हमने वो कर चुके हैं, उसके बाद हम फाइल जो है वो क्लोज करें। यही हमने पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि हम फाइल ओपन करते हैं, रीड करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो बात हुई हुई है, ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि हम अपने आई एफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ठीक है जी, बी ऑप्शन। 84 dash function is used to determine the next position to write a character while writing into a file। यानी कोई एक फंक्शन है जो बताता है कि जी अगली पोजीशन जो है वो कौन सी है जब आप कोई एक कैरेक्टर लिखना चाहते हैं किसी एक फाइल के ऊपर, जब आपने फाइल को राइटिंग मोड में खोला हुआ होता। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें गिवन फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन जो है वो पॉइंट आउट करना है, तो वो हमारा फंक्शन कौन सा होता है, टेल पी, ठीक है जी, टेल पुट उसको कहते हैं। तो टेल पी वो फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि आपने जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना है असल में वो किस पोजीशन पे लिखा जाना है, या असल में ये वो करंट पोजीशन रिटर्न करता है, यानी जहां लिखना होता है वो एक्चुअली पॉइंटर उस फाइल के अंदर पॉइंट कर रहा होता है। कुछ बाकी फंक्शंस भी हैं, वो आप यहाँ पे इसको एक दफा पास करके देख लीजिएगा। जैसे टेल जी होता है, इस तरह टेल पी होता है, इस तरह फिर सीक जी और सीक पी भी होता है, ठीक है, 2 रीड करने के लिए और 2 फिर राइट करने के लिए। अगेन इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 85 व्हाट इज द यूज ऑफ द iOS और ट्रंक मोड। ये जैसे हमने इससे पहले कोई बात की थी, ठीक है, कुछ मोड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, तो ये ट्रंक या TRUNC ट्रंकेट मोड, ये या ट्रंक मोड, ये क्या चीज होती है जी भला। इसको हम कहते हैं कि जब आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उसको जब ओपन करते हैं तो क्या करती है ये मोड या ये वाला फंक्शन, इस मोड में फाइल के अंदर जो भी कुछ कंटेंट पड़ा होता है पहले उसको ये डिलीट कर देता है, ये वाला मोड, और फाइल आपको एम्प्टी मिल जाएगी। और अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती जो आपने ओपन करने की कोशिश की है, तो एक नई फाइल क्रिएट की जाएगी जो आपने नाम यहाँ पे दिया, जैसे इससे पहले हमने ओपन करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये है जी ट्रंक मोड। 86 है, इफ द फाइल इज नॉट प्रॉपरली क्लोज विद इन द प्रोग्राम। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि असल में तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज करे, यानी क्लोज के फंक्शन को यूज करके, कॉल करके, यानी जो भी आपने फाइल ओपन की हुई है, चाहे रीड के लिए ओपन की हुई है, चाहे आपने फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया हुआ, ठीक है, यानी क्लोज का फंक्शन कॉल करिए और उसके बाद फिर आप उसको फाइल को क्लोज कीजिए। ये प्रॉपर तरीका हो गया। अलबत्ता अगर आप किसी फाइल को प्रॉपर क्लोज नहीं करते तो यूजुअली ये आर्ग्यू किया जाता है कि फाइल जो है वो क्लोज नहीं हुई, तो फिर प्रोग्राम जो आपका क्रैश कर सकता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन। 87 है, DEOF is used to check for the dash of the file when file is being read। यानी आप फाइल रीड करते जा रहे हैं और आपने चेक करना होता है कि फाइल, देखिए रीड करते हुए आपको एक चीज देखनी पड़ती है कि कहीं आप एंड पे तो नहीं पहुंच गए। यानी ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटली रीड करते जा रहे हैं, लूप एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, जबकि है ही कोई नहीं वो। तो एक फाइल को जब आप रीड कर रहे हैं तो कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कोई इंडिकेटर होना चाहिए, कोई मार्क होना चाहिए कि जी साहब यहाँ फाइल खत्म हो गई है। वो क्या है, एंड ऑफ द फाइल। इट्स द एंड ऑफ द फाइल, जो कि चेक करता है कि आप कहीं फाइल रीड करते हुए एंड पे पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि अब आगे रीड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट जी, वी हैव डन एवरीथिंग जो कि हमारा मिड का सिलेबस था। तो अब जरा टेक ए फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर, जूस या फिर चाय का कप लीजिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिफ्रेशन होके हम इन सारी चीजों को जरा थोड़ा सा एक्शन में देखते हैं। और ये अब हमारी समझ लीजिए कि सही वाला जो असेसमेंट है कि हमने ये चीजें भी जो गो थ्रू की हैं, क्या हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं कि या फिर नहीं हुए। और अगर आपको लगता है कि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट अभी वीक है तो आई वुड रेदर एडवाइस कि आप इसको यहीं पास करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ग्रास्प करके आए और उसके बाद दोबारा यहाँ से रिज्यूम कर सकें। चलिए हम देखते हैं हमारा जो
पहला आउटपुट चैलेंज का क्वेश्चन है वो जी 88 एंड दैट सेज कि जी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक इंटीजर a डिक्लेयर किया, उसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि सी आउट और a को प्रिंट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ये मैजिक है प्लस प्लस a। आपने क्विकली कह दिया है कि जी बिल्कुल ठीक है, ये क्या जी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि ये पहले ये प्लस प्लस करेगा, पहले एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद फिर अगली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अलबत्ता इससे पहले हम ए प्रिंट कर चुके हैं, जो ट्रिकी पार्ट है ना वो यहाँ पे है, ए प्रिंट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है ए 10 प्रिंट हो गया वह, अलबत्ता अगली स्टेटमेंट के आने से पहले ए यहाँ पे 11 हो चुका था, तो लेकिन ए प्रिंट कितना हो गया 10, क्योंकि हमने उससे पहले 10 प्रिंट कर लिया हुआ है। 89. What will be the output of the following code sniper जी? A is equal to 10, B is equal to 5. ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर दिए। अब देखिए हम कह रहे हैं A is equal to प्लस प्लस B। अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि B को पहले हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद जो वैल्यू बन रही है वो हम A में असाइन कर रहे हैं। अब B की पहले वैल्यू कितनी थी भला? 5। इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद हमने b की वैल्यू क्या बना दिया? 5 से 6, और यही 6 किसको मिल रहा है? असाइन हो रहा है इनफैक्ट a को, और नीचे हम a को भी प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद कॉमा दे के b को भी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा जी? बिल्कुल डी ऑप्शन ठीक है, दोनों की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। और राइट जी, क्वेश्चन नंबर 90th है, व्हाट विल बी द आउटपुट। अगेन कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई हैं, फोकस करते हैं जी। a इज इक्वल टू 2, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डू वाइल का लूप है। ठीक है, ये देखिएगा डू और उसके बाद कुछ ब्लॉक लिखा हुआ है और उसके बाद फिर वाइल की कंडीशन है। राइट, अच्छा ब्लॉक के अंदर क्या हमने किया हुआ है? सी आउट किया हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे a कितना था जरा फोकस कीजिएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब ये है क्या प्रिंट होगा? 4। ये हमने सी आउट किया हुआ है, 4 प्रिंट हो गया। सही है, ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लूप के जहां क्लोज हम कर रहे हैं ए को हमने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट पे यहाँ पे चेक हो रही है कंडीशन, ए स्टिल कितना है? 2 लेके हम चले थे, 2 यहाँ पे है अभी ए, और हमने कंडीशन क्या चेक की है कि वाइल ए इज ग्रेटर देन 3 और ए लेस देन क्या हो? 10। इसका मतलब ये है कि एंड दोनों कंडीशनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि दोनों ट्रू होंगी तो फिर ट्रू रिटर्न होगा, जबकि ये कंडीशन तो ट्रू है, 2 इज लेस देन 10, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये इतना ये क्या है? गलत है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 3। असल में यहाँ पे ये वैल्यूएट हो रहा है, ए 2 है तो ये इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, और जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से क्या आ गए? बाहर। लेकिन चूंकि डू वाला कंडीशन गलत भी थी, एक बार स्टेटमेंट चली, कौन सी? ये वाली, तो इसमें हमने क्या प्रिंट किया? 4। ठीक है, ये देखिएगा 4 हम प्रिंट कर चुके थे। इसके बाद कंडीशन जो है वो वाइल में चेक हुई, वो कंडीशन गलत थी तो हम लूप से बाहर आ गए। सो आउटपुट क्या हुआ हमारे पास? 4। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपर। अगेन एक कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर किया माय नेम से और हमने उसका साइज नहीं दिया बल्कि उसको इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हमने अगर इनिशियलाइज करवाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट स्पेस, ये स्पेस और ये आईडी, ये हमने जो वैल्यू दी थी वो स्टोर हो गई, और ये हमारी माय नेम की एरे का इंडेक्स है जो कि 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है? 9 तक। तो ये तकरीबन 0 से 9 तक ये कितनी बनी भला? 10 स्पेसेस हमने यहाँ पे दे दी, और चूंकि कैरेक्टर एरे है इसका मतलब है यहाँ पे हमें नल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। तो माई नेम ऑफ 10th यहाँ पे हम आप क्या दे रही हैं? नल कैरेक्टर एरे को टर्मिनेट करने के लिए। तो यूं अगर हम ये सारा देखें तो साइज हमने यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश की है, इसका साइज, और वो हमने डाला है n वेरिएबल के अंदर और n को हमने प्रिंट किया है। तो यहाँ जब साइज की बात आएगी तो ये देखिए साइज कितना आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिया बिल्कुल कि साइज कितना बनेगा? 11, और 11 गया n के अंदर और यहाँ हमने n को प्रिंट किया हुआ है तो ये 11 प्रिंट होगा, सी ऑप्शन। और जी 92 है, हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है एक रे नाम के नाम से, और हमने 5 उसमें वैल्यूज जो हैं वो डिक्लेयर की हैं या इनिशियलाइज की हैं। ये देखिएगा पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे उसका रिजल्ट ये आएगा कि एक 5 एलिमेंट्स की एक इंटीजर एरे डिक्लेयर हो गई है, और उसके बाद 10, 20, 30 और 40 और 50 हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, नम 0 से लेकर नम 4 तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं कि एक इंटीजर पॉइंटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं ptr, और ptr को हमने ये नम की अरे का नाम दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है ये अरे के पहले जो इंडेक्स है इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, इसको जो कि नम 0 है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ptr आप 3 पोजीशंस को मूव करो और उसके बाद फिर आप जहां जाते हो स्टैटिक का मतलब वो वैल्यू हमें दे दो, डी रेफरेंसिंग कर दो। तो अब क्या होगा? ये पॉइंटर से आप यहां से मूव करके आगे यहां पे आएंगे। ठीक है, असल में ये स्टेटमेंट हमारी ये बन रही है, और यहां पे आके डी रेफरेंस जब करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? 40, सी ऑप्शन।
93 x की वैल्यू कोई गिवन है 10 और नीचे कुछ स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन में एंड यूज हुआ है तो इसका मतलब यह है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होगा। ठीक है जी, पहली कंडीशन देखिए x नॉट इक्वल टू 0, तो 10 तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 के इक्वल हो गया। इसका मतलब है ये कंडीशन होगी ट्रू। हमने यहाँ इसको एग्जीक्यूट किया यानी प्रिंट किया, कंडीशन 1 इज ट्रू। अब आगे देखिएगा, अब ये वाली इफ भी एग्जीक्यूट होगी। क्यों? ये एल्स इफ नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इफ लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कंपाइलर ने इसको भी एग्जीक्यूट किया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x तो 10 है। ठीक है, x लेस देन 20, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू बनी और ये भी प्रिंट हो गया, कंडीशन 2 इज ट्रू। तो आउटपुट क्या बनी? कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 2 इज ट्रू। ये फोर्थ ऑप्शन है हमारी, डी है। 94, ये देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, एक str1 ये करेक्टर एरे ले रहे हैं, 30 साइज के हम एरे ले रहे हैं str1 और इसको हम कह रहे हैं जी हेलो ब्यूटीफुल। ठीक है, इसे हमने इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद हमने एक और str2 ली 50 और उसमें हमने कहा कि यस वी कैन, ये हमने कोई और एक स्ट्रिंग जो है यानी उसको असाइन कर दी। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉन्कैटिनेशन हम कर रहे हैं str और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो 1 है और ये जो 2 है ये दोनों क्या हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं। अब कंकैटिनेशन होगी, इसका मतलब ये है कि जो 2 की वैल्यू थी यस वी कैन वो तो रहेगी और 2 के साथ हमने किसको कंकैट किया? 1 को, तो 1 की जो वैल्यू इसके साथ मिल गई यानी दोनों कंकैट होगी, कंकैटिनेशन होगी। ये हमने यहाँ पे किया है। एक और हमने स्ट्रिंग जो है वो ली है str3 और हमने कहा कि स्ट्रिंग कॉपी करो cpy, किसको? 2 को कॉपी करो किसमें? 3 में, और 2 में क्या पड़ा हुआ है ये हमने ऊपर रखा हुआ यस वी कैन हेलो ब्यूटीफुल, और ये कॉपी हो गया 3 के अंदर। तो 3 को जब हमने प्रिंट किया तो क्या बना हमारे पास ऑप्शन यस वी कैन हेलो ब्यूटीफुल। ठीक है, डी ऑप्शन। 95 void color string c name और उसके बाद फिर यहाँ एक स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट की गई है, लेकिन जो पैरामीटर पास किया वो यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद हमने कलर के फंक्शन को कॉल किया और हमने ब्लैक पैरामीटर पास किया, फिर कॉल किया और व्हाइट पैरामीटर पास किया और उसके बाद हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो अब पहली बार यहाँ इस स्टेटमेंट को देखिएगा, जब पहली बार ये फंक्शन कॉल हुआ इसके अंदर पैरामीटर था ब्लैक, तो ये कहाँ चला गया? फंक्शन के पास, और ये सी नेम की जगह क्या आ गया? ब्लैक। तो इसका मतलब यह यहां लिखा गया ब्लैक और कलर। यहां इस स्टेटमेंट के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? ब्लैक और कलर। ठीक है जी, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद ये पहली दफा गया सी नेम ब्लैक, उसके बाद दूसरी बार जब ये कॉल होगा तो फिर ये व्हाइट जो है ये चला जाएगा किधर? अगेन वन मोर टाइम सी नेम की जगह, और यहाँ पे व्हाइट लिखा जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? व्हाइट कलर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, सो ब्लैक कलर व्हाइट कलर। 96 है जी इंटीजर डेटा, ये ठीक है स्पेस की वजह से आया, अदरवाइज ये स्मॉल इंटीजर है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। इंटीजर डेटा 10 है जी, एक एरे डेटा की ली हुई हमने और ये कुछ वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, इस 5th लोकेशन पे जाइए, डेटा 4th क्या बनेगी? 0 1 2 3 4, ये डेटा 4 बनेगी। इस पे जाइए और इसका एड्रेस किसको दे दीजिए? XPTR को। इसी तरह हमने कहा कि जी डेटा ऑफ 6 पे चले जाइए, यानी कि असल में ये बनती है 0 से 6 यानी 7th लोकेशन। तो ये 5th बनी 6 और ये 7th, ये हमारी बन गई 70 वाली। तो यहाँ हम किसको दे रहे हैं? YPTR को। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या करो? XPTR प्लस YPTR प्लस प्लस। तो अब हम कह रहे हैं कि जी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि हमने पॉइंटर को एज इट इज यूज किया है, और इसका मतलब क्या होता है? जब ऐसे पॉइंटर को हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस। तो पॉइंटर तो यहाँ पे एड्रेस देगा जो कि क्या होगा? 0xF20014x4, इस तरह की कुछ चीज दे देगा। और यहाँ पे भी हम पॉइंटर को क्या कर रहे हैं? एड्रेस को, यानी उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ उसको ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट असल में तो गलत लिखी हुई है, डी रेफरेंस होनी चाहिए थी, यानी वैल्यूज जो होनी चाहिए थी उनके साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? एक सिंटैक्स एरर होगा। आसान लफ्जों में मैं अगर यूं कहूं आपको या कह सकूं तो ये है कि यहाँ पे 2 पॉइंटर्स ऐड हो रहे हैं और ये क्या है? इट्स मीनिंगलेस, यानी हम 2 एड्रेसेस को ऐड नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि पॉइंटर्स तो 2 एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। सो दिस विल रिटर्न इन सिंटैक्स एरर। आप इसको करके देखिएगा, आपको एक एरर आएगा।
97। ओके जी, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ मोल्ड किया है और वही हमारे पास एरे है इंटीजर डेटा की और 10 एलिमेंट्स है उसके अंदर, बिल्कुल वही ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जी जो डेटा ऑफ 5 है यानी 6 लोकेशन बनती है, 0 को और शामिल करें, 1 2 3 4 5 6, ये डेटा ऑफ 5 बनेगा 60। इसको हम किसको दे रहे हैं? YPTR को। और अब हम कह रहे हैं कि जी स्टैटिक प्लस प्लस YPTR, इसका मतलब क्या है कि आप इस लोकेशन पे जाओ, उसको पहले प्लस प्लस करो, यानी वैल्यू ना लो बल्कि पहले क्या करो? प्लस प्लस करो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस एड्रेस, ये तो एड्रेस आपके पास था पहले पॉइंटर में था, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? प्री इंक्रीमेंट। मतलब ये है कि एक लोकेशन हम इसको और मूव कर रहे हैं। अगर एक लोकेशन ये मूव होता है तो ये नई लोकेशन इसकी कौन सी बनती है जिसपे अब ये जा रहा है प्लस प्लस के रिजल्ट के तौर पे, अब ये जा रहा है इस जगह पे, अब ये आ गया 70 के ऊपर। और अगर ये 70 के ऊपर आ रहा है यानी इस लोकेशन के ऊपर आ रहा है जो कि डेटा ऑफ 6 बन रही है, तो अब ये किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया इसने? बोला 70 को। और उसके बाद हम कह रहे हैं इसको डी रेफरेंस कर दो, स्टैटिक भी लिखा हुआ हमने, तो अब ये यहाँ पे आ गया इस लोकेशन के ऊपर। तो अब ये जब डी रेफरेंस करेगा तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ पे 70 प्रिंट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। और जी हेडिंग क्लोज टूवर्ड्स द 98 क्वेश्चन, और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और उसको हमने कहा कि जी वैल्यू, और वैल्यू क्या है जी? दिस इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर रहे हैं? इस एक एक्सप्रेशन के ऊपर स्विच लगा रहे हैं। ये देखिएगा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है ये आपने पूरा पहले निकालना है, ये वैल्यू नहीं है बल्कि वैल्यू प्लस वैल्यू है, बस ट्रिकी पार्ट इसमें यही है। और वो आपने कहा क्विकली सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, किड्स चाइल्ड्स प्ले हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हो गए हैं आप। तो 1 + 1 2, इसका मतलब ये है कि अब हमारा केस जो है वो लगेगा इस एक्सप्रेशन के ऊपर। और केस कौन सा ठीक होगा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, केस 2। और केस 2 में हमने क्या प्रिंट किया हुआ है? लाहौर, और उसके बाद फिर हमने ब्रेक दे दी हुई है, और उसके बाद डिफॉल्ट का केस है, और उसका मतलब यह है कि क्या प्रिंट होगा? फिर लाहौर। क्वेश्चन नंबर 99 है जी, एक लूप है यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं a इज लेस देन इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस, ये सिंपल सा एक लूप है। और हम कर ये रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहे हैं और साथ में प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ी स्पेस दे रहे हैं, और उसके बाद फिर दोबारा a की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, यानी 2 दफा प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? इस स्टेटमेंट में a की वैल्यू क्या है? बोला a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब कंडीशन चेक हुई कि a इज लेस देन इक्वल टू 5, तो पहली बार तो a की वैल्यू क्या हुई? ट्रू, यानी ये कंडीशन क्या हुई? इसने ट्रू रिटर्न किया। और ट्रू रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके आपने क्या किया? a प्रिंट किया 5, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, आपने पहले प्रिंट किया, और उसके बाद अब a की वैल्यू आपने स्टेटमेंट में कितनी कर दी? 6। और अगली बार आपने क्या प्रिंट किया? यहाँ पे 6। ठीक है जी, इसी स्टेटमेंट में आपने प्रिंट कर दिया, चलें 5 और 6। और उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे चले गए। अब आपने कंडीशन चेक की दोबारा फिर, यानी कंडीशन आपके पास है जी a इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो रही है? गलत। इसका मतलब यह है कि आप ब्लॉक से बाहर चले गए। लेकिन जब ब्लॉक से बाहर गए तो आप क्या प्रिंट कर चुके थे? 5 और 6। ठीक है जी, सो 5 और 6 आपके पास किस ऑप्शन में है जी? ए ऑप्शन के अंदर है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है आपकी। ऑलराइट जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। वाइड शो एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ये तरीका होता है फंक्शन के अंदर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। जब कोई और आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं करें तो कंपाइलर फिर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके यूज कर लेता है। ये प्रोटोटाइप हमने लिख दी। मेन के अंदर हम आते हैं और यहाँ आके इस फंक्शन को कॉल करते हैं शो 5। अब ये देखिए हमारे फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट हैं, हमने पास कितना किया? एक आर्गुमेंट पास किया है। पहली दफा जब फंक्शन कॉल किया एक आर्गुमेंट पास किया है, और उसके बाद ये नीचे देखिएगा यहाँ पे ये फंक्शन की पूरी बॉडी लिखी हुई है। वाइड शो इंटीजर फर्स्ट, फ्लोट सेकंड और लॉन्ग थर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड। अच्छा, अब क्या होगा? हमने चूंकि ये 5 दिया हुआ है सिर्फ, इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया हुआ है। बाकी जो 2 पैरामीटर है ना, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर तो ये 5 आ गया,
अब हमने बाकी कोई और पैरामीटर नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड जो है ये डिफॉल्ट पैरामीटर पास हो जाएगा और थर्ड जो है ये भी डिफॉल्ट पैरामीटर पास हो जाएगा। ठीक है जी, ये तरीका होता है, ये यही फायदा होता है कि डिफॉल्ट जो पैरामीटर हम देते हैं। तो अब फंक्शन ने फ्लोट सेकंड का, चूंकि हमने कोई दूसरा पैरामीटर नहीं पास किया, तो ऊपर प्रोटोटाइप में जाएगा और देखेगा डिफॉल्ट क्या है 2.3, तो वो 2.3 को इस सेकंड की जगह यूज करके यहाँ प्रिंट कर देगा और थर्ड की जगह वो 4 ले आएगा और 4 को यहाँ स्टेटमेंट में प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट क्या होगा, 5 हमने दिया हुआ है, 5, 2.3, 4, 5, 2.3, 4, ये हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी प्रेप की वीडियो जो कि एमसीक्यू पार्ट यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ है। इस आजिज और तालिब इल्म की एक छोटी सी काविश थी, आपको किस तरह की लगी, कैसी लगी, क्या हेल्प मिली, इससे कोई नई चीजें, नई डायमेंशन एक्सप्लोर हुए, कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर हुए, जरूर अपनी फीडबैक से आगाह किया करें। इंशाल्लाह इस तालिब इल्म की भी हौसला अफजाई होती है और उसके साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है सब्जेक्टिव का, मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ जरूर रिव्यू करूँ, इससे ज्यादा भी कर सके, या आपने अगर रिक्वेस्ट की तो मैं और भी बना दूंगा। Lastly, thank you again for your time and watching the video, और आपके लिए good luck for your exams. May you succeed with the flying colors. इस दुआ के साथ थर्ड पार्ट में या पार्ट 3 में आपसे बहुत जल्द बात होती है, कनेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।